सो बेसिकली करना, आप लोगों को करना क्या है। आरती जी गुड गुड आफ्टरनून। चलिए, करना क्या है आप लोगों को। जो मैं मेंटरशिप की भी बात कर ले रहा हूँ, हो ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास ऑलरेडी हो रही है ऑप्शनल की। बट ऑप्शनल का पार्ट जो है वो जीएस में भी एज कंपेयर टू, अगर आप नोन है 300 वर्ड्स के लिए, आपका काम हो जाएगा। तो नो नीड टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा। जो आपको 300 वर्ड्स हिस्ट्री में तैयार नहीं करना है। हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा काम की चीज ये निकल के आ जाएगी कि हाँ ठीक है, आपको हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स के 300 वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो वो 300 वर्ड्स आप किस टॉपिक का तैयार करेंगे, तो वो आप तैयार करेंगे जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दो ऑडियो में आप लोगों को समझाने वाला जो उसका कंटेंट तैयार कर दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी आवाज आपको पसंद ना आ रही हो या समझ में ना आ रहा हो, तो मैं, क्योंकि ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक रिकॉर्डिंग वे में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो पीवाईक्यू का जो मेन थीम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये खुद से करना है या आप सिलेबस से कर सकते हैं, दोनों चीजें से आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और 60 to 70% अगर आपने मेंस तैयार कर लिया है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। 300 वर्ड्स, ओनली 300 वर्ड्स। ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक कैसे डिसाइड होगा ये मालूम चल गया शिवांगी जी, अभिषेक गौतम, पीवाईक्यू से, सिलेबस से। ठीक है, कि आप उसके 300 वर्ड्स ले सकते हैं, बट हिस्ट्री का नहीं। हिस्ट्री में ऑलरेडी पीपीटी में मैंने दे रखा है। ठीक है, तो हिस्ट्री के करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल से ही आपका जीएस कवर हो जाएगा, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। सबसे पहले हिस्ट्री, अब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर ले रहा हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, चलिए इसको जरा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल, है ना। हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सबको आपको विजिबल है। ठीक है। मोहित कुमार जी, ये बिल्कुल आपको कहीं डिले तो नहीं हो रहा कि मैं लिख रहा हूं और कुछ देर बाद नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जो आपको बुकलेट दी गई है, इसको पढ़ के आना है टॉपिक वाइज, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है, चलिए। दूसरा, यहाँ पे पीपीटी में बात हो जाएगी। तीसरा स्टेप में आप क्या कीजिएगा, आप पीवाईक्यूज देखिएगा। और चौथे स्टेप में आप आंसर राइटिंग। एटलीस्ट ब्रेन, पूरा आंसर नहीं लिख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो ब्रेन कर लीजिए। ब्रेन किसको कहते हैं, ये भी समझा देता हूं एक बार फिर से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चे बोलने को तैयार नहीं है। अगर आपको मुझसे ही शर्म आ रही है या मुझसे ही डिस्कस नहीं करना है, तो पड़ोसी से डिस्कस करोगे, सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिलेगा। मार्केट में आधे घंटे में आईएएस बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट फिर चीजें काम नहीं करती वैसे। आपको ब्रेन कैसे करना, हाउ टू डू ब्रेन, जैसे कि आप अब ये देख लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये है आपका ब्रेन, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन इसको अगर मल्टीपल टाइम देख रखा तो यही आपका ब्रेन है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। बस आपको ये पेज याद होना चाहिए। अगर रात के 2 बजे भी कोई उठा के नींद में पूछ ले, बेहोशी की आलम में, तब भी आपको यू हैव टू नो कि हाँ कम से कम फ्रांसीसी क्रांति थी क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, रीजन क्या था,
क्यों हुआ, फ्रांस में ही क्यों हो गया यार? जैसे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो गई, क्यों हो गई थी? क्रांति के का कोई कोई स्टेप बाय स्टेप चला होगा, ठीक है, चरण हो गए उसके, क्या प्रोसेस रहा है, क्या उसका नेचर रहा है, एंड उसका कॉज इफेक्ट क्या रहा। तो ये आपको रट्टाफिकेशन, मैं खुल खुल के बात कर रहा हूं, रट्टाफिकेशन होना चाहिए ऑप्शनल के लिए भी और जनरल स्टडीज के लिए भी। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम समझने में आई हो तो बताओ। आपको टाइम दे दे रहा हूं, ताकि जब तक मैं रब करूं तब तक आप सोच के बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो फिर उस पर बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। सभी लोग थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए तो मुझे ज्यादा अ, हो जाएगा आइडिया कि भाई चलो चीजें हो रही हैं, समझ में चीजें आ रही हैं। ये मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ सॉरी, क्योंकि पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पीपीटी इसमें शायद नहीं ले पा रहा है, जो भी है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में, 1789 में भी, यानी अभी हमने कुछ देर पिछली क्लास में पढ़ा था। मैंने कल की बात नहीं की, पिछली क्लास की बात की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अमेरिकी क्रांति 1776, 1776, जिसमें कि फ्रांस के लोग गए थे भाग लेने के लिए, ये तो याद होगा। और फिर वापस आते हैं तो फिर वही व्यवस्था यहाँ अपने देश में भी चाहते हैं। कुछ इसी तरह की बातें थी। ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी क्रांति का, किसी भी क्रांति का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड का मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पीछे के उस वक्त का समाज कैसा था। ठीक है, चलिए। तो उस वक्त का समाज कैसा था, इस पे बात कर लेते हैं। तो पुरातन व्यवस्था थी, यानी वही राजा थे। लुई 14 से स्टार्ट कीजिए, तो लुई 14, लुई 15, ठीक है, फिर लुई 16 आते आते फ्रांस की क्रांति हो जाएगी। यानी बैकग्राउंड में निरंकुश राजतंत्र था, विशेषाधिकार वर्ग भी मौजूद था। अब मजे की बात यह है कि जो विशेषाधिकार यानी जो प्रिविलेज वर्ग है, यानी कि राजा और उसके जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और चर्च, ये तीन लोग कैपेबल थे। इनके पास आकुल धन संपत्ति थी, धन संपत्ति होने के बावजूद बट ये टैक्स नहीं दे रहे। और जो मध्य मध्य वर्ग है, या मध्यम वर्ग जो है, और जो गरीब वर्ग है, नौकर चाकर या आम जनता जो है, जो कि कैपेबल नहीं है बट टैक्स उनको इम्पोज, उन पर इम्पोज कर दिया गया। ठीक है। तो शोषक और शोषित शोषित का यहाँ पे संबंध हमें दिखाई पड़ता है कि जो कैपेबल थे टैक्स देने के लिए वो टैक्स नहीं दे रहे थे, और जो नहीं दे सकते थे उनसे टैक्स लिया जा रहा था। क्लियर? तो ये एक बैकग्राउंड था, यानी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त थी। बैकग्राउंड में एक्सप्लॉटेशन था, और ये लंबे समय तक यू नो धीरे धीरे तवे की आंच में गर्म हो रहा था। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं क्रांति के कारणों पर। तो उसके लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी वो हम बात करेंगे। राजनीतिक कारणों पर, जैसे कि वित्तीय बोझ बढ़ गया। भाई आप किसी से भी व्यक्ति से कितना पैसा वसूल कर लोगे, टैक्स कितना ले लोगे? तो राजनीतिक कारण कि राजा ही कैपेबल नहीं है। देखो, डेमोक्रेसी में और ऑटोक्रेसी में बेसिक डिफरेंस, शासन दोनों ही शासन की व्यवस्थाएं हैं। बट प्रॉब्लम यहां पे आती है कि अगर राजा बहुत कैपेबल है तब तो अच्छे से शासन चला लेगा, और राजा इनकैपेबल है, यानी मैंने बहुत अच्छे से, मैं एक राजा हूं, और उदाहरण के लिए बता रहा हूं एज पर असिस्टेंस, ठीक है, मैं एक राजा हूं, मैं बहुत कैपेबल हूं, लेकिन मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत कैपेबल नहीं है, और मैंने उनको अपना राजकाज दे दिया। तो इसीलिए कहावत भी है ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना? तो एक लेगेसी जो है वो संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कि हम एंशियंट टाइम में देखते हैं, अशोका के समय में, अशोका के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका,
अशोकन के बाद फिर बात खत्म, लोग ज्यादा ये नहीं हो पाए, और 184 में पुष्यमित्र सुंगा जो है वो ऑलरेडी उसको डिफीट, उन्हीं का ही सेनापति था, और राजा की गर्दन उतार लेता है। ठीक है, तो वित्तीय बोझ ये समझ में आया। चलिए, सामाजिक आर्थिक कारण क्या था? वर्ग संघर्ष, यानी कि वर्ग संघर्ष मतलब एक अमीर दूसरा गरीब। राजा है तो युद्ध लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा तो पैसे चाहिए, तो राज्य पे वित्त वित्त का बोझ पड़ता चला जा रहा, और जब एक खजाना खाली हो रहा है तो फिर एक नया टैक्स। ठीक है, वर्ग संघर्ष मैंने आपको बता दिया। अभी हम इस पर डिटेल में बात करें, अभी सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, ताकि आप 15 to 20 मिनट्स में आप अपने ब्रेन इसको कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण तो बता दिया, सामाजिक वर्ग। अच्छा देखो, मध्य वर्ग के साथ क्या है कि वो कैपेबल तो है लेकिन उसके पास प्रिविलेज नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, एक आईएएस ऑफिसर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पुलिस जो है, जो वर्दीधारी होगा, आप उसको क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाई है, या आप बीच में खड़े होकर सिगरेट क्यों पी रहे हो। ये कुछ प्रिविलेज ऐसे है कि भाई किसी को भी चेक कर ले, किसी से भी पूछताछ कर ले, वो कॉन्फिडेंट रहेगा। बट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको प्रिविलेज है। ये बात समझ में आ रही है? तो मध्य वर्ग के पास पैसा तो आ गया, लेकिन यानी जो बिजनेस क्लास है, छोटे मोटे, उनके पास पैसे तो आ चुके हैं, लेकिन अब उनके पास क्या है, वो, वो क्या कहते हैं, प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज का मतलब कि भाई कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये भी एक समस्या है। आर्थिक कारण में आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब बौद्धिक, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनकी भूमिका क्या है? क्योंकि उन्होंने जो शासन व्यवस्था के दोषों को उजागर किया, लेकिन कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता कभी भी, किसी भी क्रांति में। चाहे आप 1857 की क्रांति, वो तो खैर एक अलग चीज है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखिएगा तो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं थे, मध्य वर्ग का ही आंदोलन था ये। गांधी जी मध्य वर्ग क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था? कोई राजे रजवाड़े थे, कोई इंटेलेक्चुअल थे? नहीं, गांधी जी को इंटेलेक्चुअल नहीं कहा जा सकता। बहुत, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, वेल प्लान की तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी की को हम कहीं से कमतर करके आंक रहे हैं, नहीं, ये हमारा मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो किसी क्रांति को लीड करता हो, बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से। ठीक है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे सब लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो सब लोग इंटेलेक्चुअल ही हो गए हैं। चाहे कोई एसएससी का टीचर रहा हो, वो भी पॉडकास्ट बना के अब इंटेलेक्चुअल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना? ठीक है, ये उनकी समस्या होगी, या उनका अपना जो भी होगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता के पास ऑप्शन है, वो सुन सकते हैं, लेकिन कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात समझनी है, एप्लीकेबल। जैसे कि फिल्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, लीक से हटकर, तो यहाँ भी आपको कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, वो सोसाइटी को किस दिशा में लेके जाना है, ये वो तय नहीं करते, बस वो अपना, उनको अपना बना देना है एक फिल्म, जिससे कि बस उनको अपना पैसा, उनका नेम फेम बन जाए। समझ रहे हैं? बट इंटेलेक्चुअल क्लास सोसाइटी को, ये पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो यूनिवर्सिटीज में होगा। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ही हो खाली, अब तो वो भी कहने में डर लगता है कि यूनिवर्सिटी मतलब कुछ पर्टिकुलर आप जानते ही हैं, है ना? तो उनकी भूमिका क्या रही? अब सवाल उठता है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि फ्रांस, जो जो क्रांति है, यानी सत्ता में परिवर्तन की जो बात है, वो फ्रांस में ही क्यों हो रही है? उस यूरोप में, फ्रांस यूरोप में आता है, और भी देश है, बट क्रांति फ्रांस में ही हो रही है, ऐसा क्यों? आप कहोगे सर अमेरिकी क्रांति हो गई। भाई अमेरिकी क्रांति ब्रिटिशर्स के विरुद्ध थी, कॉलोनी कॉलोनी जो थी उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी, बट यहाँ तो अपने राजा के विरुद्ध हो रही है। तो फ्रांस में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई जो बाकी जगह नहीं थी? बाकी जगह भी कॉमन थी, तो सवाल उठना लाजमी है कि फ्रांस में ही क्यों? क्योंकि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो बाकी जगह भी नहीं थी। मध्य वर्ग यहाँ पे मौजूद था, तो बाकी जगह भी मौजूद था।
ठीक है। लेकिन सामंत और कुलीन वर्ग थे, राजतंत्र का शासन था, और अमेरिकी अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। मेन बात है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, ये ज्यादा त्वरित कारणों में आएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो सर्कमस्टांसेस जो है, फ्रांस की जो क्रांति है, ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप की कहानी है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि ये वर्स्ट से वर्स्ट हो चुकी थी। मध्य वर्ग को चाहिए प्रिविलेज, नहीं मिल रहा है। कोई, आपको सिर्फ टैक्स देना है और कुछ नहीं। तो वो कर्ज के, जब भाई कोई पैसा देगा, जैसे कि अभिषेक गौतम कहेंगे सर हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं टैक्स सरकार को, वेरी गुड, तो हमें अच्छी रोड क्यों नहीं मिल रही है? बात लाजमी है। हम और टैक्स क्यों दे, बाकी लोग तो नहीं दे रहे, जिनके पास, चलो गरीब जो व्यक्ति है वो नहीं दे रहा है, उसकी समझ में आती है। जो दास है वो कहां से टैक्स देंगे? लेकिन चर्च वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा? कुलीन वर्ग जो है, इलीट क्लास का मतलब कि जो राजा के आसपास के जो लोग हैं, एक पूरी पैरलर वो चलती है ना, उनके पास आकू धन संपत्ति है, लेकिन वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो प्रिविलेज सामंत को और कुलीन वर्ग को है, वो मध्य वर्ग को नहीं है। तो मध्य वर्ग को प्रिविलेज चाहिए। ठीक है। आम जनता को 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है। राजतंत्र निरंकुश है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है ना? और साथ ही साथ अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, क्योंकि 1776 में अमेरिकी क्रांति हो रही है, और फ्रांस ने अपने लोग भेजे, लफायते, मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, नाम याद होगा। बहुत सारे लोग फ्रांस से गए अमेरिका, ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अब उस विचार से प्रभावित हुए बिना वो भी नहीं रह पाए। और जब आए, जैसे कहते हैं ना, अगर आप लोग सब लोग, हम सभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही कोई 10 दिन अमेरिका, इंडिया के लोग थोड़ा, मतलब एक सेल्फ क्रिटिसाइज वाली चीजों में आ जाते हैं। ये वही उसी तरह की बात है। ये बात क्लियर, समझ में आ गई? चलिए, अब बात कर लेते हैं क्रांति के कुछ चरण है। ठीक है। 1789 की क्रांति से 1792, 1792 से 1794 दूसरा चरण। तीसरा चरण जो है, इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग चीजें हुई हैं। यानी क्रांति एक दिन की घटना नहीं थी और एक दिन में समाप्त भी नहीं हुई, ये पूरा पूरा प्रोसेस है। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं 1789 से 1992, सॉरी 1792 तक, जब संवैधानिक राजतंत्र की का चरण माना जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या? राजा अब संविधान के अनुसार काम करेगा। ठीक है। यानी संविधान बड़ा हो गया, राजा को भी फॉलो करना है। तो ये बातें तो ब्रिटेन में बहुत पहले हो चुकी है, बट फ्रांस में नहीं हुई है। तो यूरोप से में अगर कोई डेवलप, अगर हम थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो ब्रिटेन ज्यादा पहले वहां विकास हो चुका है, फ्रांस में नहीं हुआ है। तो इसकी बात हुई तो सबसे पहले 1789 से 1792 तक हमें संवैधानिक राजतंत्र के चरण दिखाई पड़ते हैं, जहां पे कहा गया कि संविधान के दायरे में रहकर ही राजा को काम करना पड़ेगा। दूसरे चरण में आते हैं 1792 से 1794, उग्र गणतंत्र का चरण, कि भैया अब हम हर जगह खून खराबा होना है, जो भी राज्य के निशानी है उसको हम निशाने पर लेंगे। तीसरे चरण में उदार, अब खून खराबा हो गया, राजा तो राजा होता है भाई, बुरी तरह से दबा दिया गया, तो अब आया उदार गणतंत्र का चरण, कि भाई चलो अब संवैधानिक मांगों को जो भी मांगना है उसको हम धरना प्रदर्शन, कुछ हड़ताल करके, कुछ ऐसे करके, इस तरह की बातें। ठीक है। और चौथे चरण में हम देखते हैं 1799 से 1814, ये नेपोलियन का दौर है, और नेपोलियन की साम्राज्यवादी जो तानाशाही का चरण हम देखते हैं। यानी इसी उदार उग्र गणतंत्र से हम देखते हैं कि नेपोलियन, वो भी एक सैनिक था, आम सैनिक से उठकर वो बड़े पद तक पहुंचा था। तो ये क्रांति से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन इसमें सारे क्रांति के जितने भी उसूल थे,
जितने भी आदर्श थे, बुरी तरह से निर्ममता से कुचला, और कहा कि भाई फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं समानता चाहती है, और सारी चीजों को पलट के रख दिया। एक साम्राज्यवाद का दूसरे देश को जीतने का दौर शुरू हुआ नेपोलियन के समय में, पूरे यूरोप को उसने रौन डाला। ये चरण को हम देखते हैं। तो ये क्रांति, जैसे एक सवाल आता भी है, अगर आप लोगों ने PYQ किया होगा, तो PYQ कितने लोगों ने देखा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। PYQ कितने लोगों ने देख लिया है? क्या एक सवाल आया है कि नेपोलियन क्रांति से ही उपजा था और क्रांति हंता ही बन गया, यानी क्रांति को ही नष्ट करने वाला बन गया? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल है। ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया ये एक रफली फॉर्मेट है, बाकी चीजें तो आप करेंगे, कुछ चीजें मैं दे दूंगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर, अच्छा बीच में काट के एक एक लाइन और आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, वो आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए है। कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पहले उस टॉपिक का PYQ करें, वो क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सीधा कह रहा हूं, एक लाइन में दिमाग मत लगाइए, याद कर लीजिए कि भैया ये क्वेश्चन इस टॉपिक से, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति से अभी तक कितने सारे के क्वेश्चन आए, तो सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में रटे हुए होने चाहिए, हनुमान चालीसा टाइप। बात खत्म। भले आपको मतलब ना पता हो, आपको याद होनी चाहिए। नो इब्बत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा? तो किसी भी क्रांति का स्वरूप को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पहले तो ये समझ लीजिए। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव उनके अलग अलग होते हैं। तो विद्वानों का एक वर्ग कहता है स्वरूप के बारे में कि मध्यवर्गीय स्वरूप था। कोई इसे विश्व क्रांति के रूप में व्याख्यायित करता है। कोई कहता है कि भैया कोई कोई प्लानिंग वेल प्लान नहीं था, बस क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति के बारे में भी सेम यही लाइन कही जाती है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ नहीं। इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो फ्रांस पे क्या हुआ, और विश्व या यूरोप पर, अन्य स्थानों पर इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसकी बात करेंगे। तो इसी क्रांति में आप देखोगे सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करें इसके बैकग्राउंड पर। इट्स अ बैकग्राउंड। बैक बैकग्राउंड। यूरोप उस वक्त कैसा था? शिवांगी जी। जी। हम्म, ऐसा भी था सर, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने साम्राज्य के भीतर फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को फैलाने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्रांति के जो भी तत्व थे उसको रौन डाला इसने। जबकि क्रांति, ये क्रांति के नाम पे ही आया था। जैसे हमारे नेता जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और खुद ही बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, सेम वही चीज थी। दिल्ली उसका प्रबल प्रचंड उदाहरण है ना। चलिए, तो यूरोप में, यूरोप की उस वक्त की व्यवस्था कैसी थी, या समाज, या बैकग्राउंड क्या है उसका, यूरोप का? तो यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। पुरातन का मतलब पुरानी व्यवस्था। पुरातन का मतलब क्या होता है? वही निरंकुश राजतंत्र, यानी राजा पर किसी का अंकुश नहीं होगा, जो सामंत और कुलीनों के माध्यम से शासन कर रहा है। ठीक है। सामंत है, समाज में सामंत है, पादरी है, विशेषाधिकार, इनके पास प्रिविलेज है, विशेषाधिकार मौजूद है। जबकि बहुसंख्यक जनता, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। समाज में वर्गीय तनाव मौजूद है। वर्गीय तनाव का मतलब कि एक दूसरे को देखकर हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं। हमारे नेतागण आज भी करते हैं ना ये, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो।
एक वर्ग, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ, कि भाई मुसलमान खा जाएंगे तुम्हें, मुसलमानों को बताया जाता है कि भाई हिंदू ज्यादा हो जाएंगे तो अपनी संख्या बढ़ाओ। ये धर्म के आधार पे होता है, हमारे भारत में भी होता है। बस आप इसको सोच, दिमाग को थोड़ा खोल के रखिए। जैसे कि आप इसको, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है, SC ST समुदाय को हमेशा ये दिखाया जाता है कि भाई संविधान से ही तुम, आरक्षण से ही बचे हो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व कब तक कब का खत्म हो गया होता। क्या सभी ST SC को आरक्षण मिल चुका है? जवाब है नहीं। क्या खत्म होने की बात हुई है? जवाब है नहीं। फिर भी ये एक डर, और वही 3,000, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। मैं उस वर्ग से नहीं आता हूं, लेकिन और मैं समझ भी नहीं सकता कि किस हद तक अत्याचार हुआ होगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन पुरानी बात को आप आगे कब बढ़िएगा? एक पैर अगर आपका पीछे रहेगा हमेशा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों चीजें हैं, साइमल्टेनियसली ही चलेगी। ये समझना होगा, आज नहीं समझिए, 40 साल बाद समझिए, 400 साल बाद समझिए, ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। 400 साल बाद समझने के लिए हम और आप मौजूद नहीं होंगे, यही है ना। चलिए, तो आर्थिक दृष्टि से अंकुश वित्तीय संस्थाएं थी, वो मौजूद थी, यानी इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक दृष्टि से मतलब कि भाई आप इससे ज्यादा जो कोई भी काम करना है तो सरकार की परमिशन, रेड टेपिज्म समझ लीजिए इसको। आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, तो वही नहीं, रेड टेपिज्म जो इंडिया में भी रहा। भाई 1990 से पहले क्या था? रेड टेपिज्म, हर चीज, वो लाल फीताशाही है ना, ये वही चीज है। तो इसी तरह से पुरातन व्यवस्था संयुक्त यूरोप का टूटना तय था, यानी आज नहीं तो कल तो टूटेगा ही, बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी थी, तो हो गई फ्रांस से। तो फ्रांस की जो क्रांति है उन प्रश्नों का जवाब दे रही थी जो 18वीं सदी में हम यूरोप में देखते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा। तो व्यवस्था में परिवर्तन की बात, जैसे कि आप भली बात ही समझ रहे हैं, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की बात करें हम, या यूरोप में ब्रिटेन की बात करें, UK की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये सब राजा यहां भी रहे, हमारे यहाँ भी राजा रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग, कुछ देश डेवलप कर गए, और कुछ लोग, भारत जैसे लोग अभी भी विकासशील वाली चीजों में है। डेवलप होने में मुझे लगता है कम से कम 500 साल और लगेगा। तब तक जो डेवलप कंट्री है वो कहाँ डेवलप हो जाएगी, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्या हम में उनसे पोटेंशियल कम है, या वो सुपर, एक रेशियल सुपरमेसी है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनकी गोरी रंग, चमड़ी का रंग गोरा है तो वो हमसे ज्यादा सुपीरियर होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। दोनों चीजें हैं, आपको दोनों बैलेंस में लेके चलना होगा। भारत महान है तो अन्य देश भी महान होंगे भाई। भारत जैसा देश कहीं विश्व में और कहीं नहीं हो सकता, ये लाइन से थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है। सभी, हर देश की अपनी अपनी का इतिहास है, भूगोल है, सब में महान लोग हुए हैं, ठीक है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। रूस में भी हम देखते हैं कि रूस की क्रांति भी उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे रही थी। अब यानी अब फ्रांस की क्रांति कब हो रही है भैया? 1789 में। आगे चलकर 1918 में हम देखते हैं बोल्शिविक वाली क्रांति हो गई, लेनिन वाली। आगे चल के देखेंगे, तो हर क्रांति अपने उस, जिस फ्रांस की क्रांति ने सभी, जैसे समानता पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया, बट समानता की बात अगर की जाए तो रूसी क्रांति ने समानता की बात की, समाजवाद लेके आए, ठीक है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड थॉमसन का भी ये स्टेटमेंट है कि युद्ध की तरह क्रांति इसलिए नहीं होती कि कुछ लोग चाहते हैं, बल्कि युद्ध क्या है, कुछ लोग चाहेंगे तो युद्ध हो जाएगा। बट क्रांति ऐसे नहीं होगी कि कुछ लोग चाह रहे हैं ना, क्रांति इसलिए होती है कि लोग कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जो स्वाभाविक रूप से उन्हें क्रांति की ओर ले जाते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा कीजिए, हो सकता है आने वाले समय में ऑप्शनल में, हिस्ट्री में, GS में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट इसको आप एक एज अ क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। तो 300 वर्ड्स इस पे तैयार किया जा सकता है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे तैयार नहीं हो रहा है तो आप मुझे दे सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे दीजिए।
रिटर्न फॉर्म में। क्योंकि अभी तक मेरी जहां तक समझ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये सवाल नहीं पूछा गया है। पूछा गया तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं पीवाईक्यू मैं नहीं देख रहा हूं अभी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी, इस पे बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक दशा, वही राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, तो पहले देखें तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो दैवीय सिद्धांत पे आधारित। दैवीय सिद्धांत मतलब कि राजा को शासन करने का अधिकार आपसे, लोगों से, आम जनता से, प्रजा से नहीं मिला है, ऊपर से आया है। मध्यकाल में जाइए, सल्तनत पीरियड, जिले, मुगल पीरियड, जिले इलाही, ईश्वरी की छाया, ईश्वर, नियामत खुदाई, कुछ समझ में आ रहा है। तो दैवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश, नहीं हम आपको आंसरेबल करने के लिए बाध्य नहीं है, आई एम नॉट कंपेल टू आंसर यू। तो राजा की इच्छा ही कानून है, यानी कोई लिखित कानून नहीं है, पहले समझ लेना। आज राजा का मन किया कि चलो दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, तो सीधा युद्ध तैयार। तो फ्रांस के जो शासक थे लुई 14, राजतंत्र की शक्ति में वृद्धि करते हुए शासन को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया कि राजा ही हर निर्णय को लेगा, करेगा। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, एक जगह से निर्णय जो है लिए जाएंगे और वही निर्णय बाकी सब लोग फॉलो करेंगे। क्लियर। 3 सेकंड का मुझे लगता है कि ये लेटेंसी थोड़ा सा ये आ रहा है, 3 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड का जो भी है। चलिए, तो इसके पश्चात अब लुई 14 के बाद लुई 15 आएंगे, लुई 16 आएंगे, ये हो गए इनकैपेबल। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि मैं बहुत, याद होगा आपको कि मैं बहुत योग्य शासक हूं, लेकिन मेरे बाद वाले जो मेरी पीढ़ी आई वो योग्य कैपेबल नहीं थी। तो क्या ये शासन संभाल पाएंगी? जवाब है नहीं। क्लियर। तो इनकी अकुशल नीतियों से जनता को, जनसाधारण में कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन शासकों ने, लुई 15 और 16 ने सप्तवर्षीय युद्ध लड़ लिए। सप्तवर्षीय युद्ध किससे लड़ा? 7 साल वाला, वही फ्रांस से लड़ गए। अमेरिकी क्रांति में भागीदारी कर लिया। तो भागीदारी किया, सपोर्ट कर रहे थे, तो यानी राजकोष क्या होगा? खाली हो गया। पैसा कहां से आएगा? कोई भी वित्तीय सुधार नहीं किया इन्होंने, बस एक ही काम इनको आता था, नया टैक्स लगा दो। ठीक है। तो जनसाधारण पर कर का बोझ, टैक्स बढ़ता चला गया और वो असंतुष्ट होते चले गए। इतना ही नहीं, फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं और कानून का प्रचलन था, यानी कानून भी चूंकि कोडिफाइड ही है, रिटर्न में नहीं था ना, कानून जो है ये रिटर्न में नहीं था। तो प्रॉब्लम यहां भी थी। कौन सा कानून? अब जैसे मान लीजिए बिहार में कोई अलग कानून हो, यूपी में अलग कानून हो, हालांकि स्टेट कानून है, लेकिन कोई भी कानून सेंट्रल जो लॉ है उसको अबाइड नहीं करता, है ना। तो एक, कोई कानून नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था भी व्याप्त थी हर जगह। प्रशासनिक अव्यवस्था का मतलब भ्रष्टाचार, ठीक है, हर तरह का चीज इनकैपेबल समझ लीजिए। ठीक है। तो इस तरह शासकों की संवेदनहीनता, बुद्धिहीनता और कुशासन ने जनता को और का जो असंतोष था उसको और भी क्या कर दिया? वायलेंट कर दिया, उग्र कर दिया। क्लियर। सामाजिक दशा की बात करें तो फ्रांसीसी समाज वर्ग विभाजन और विषमता मूलक समाज था। वर्ग विभाजन मतलब एक तो है विशेष विशेषाधिकार होगा, इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक है। विशेषाधिकार और अधिकार विहीन वर्ग में बटा हुआ है, यानी एक के पास है, दूसरा हैव नॉट है। तो शोषक और शोषित भी हो गया समाज में। प्रथम स्टेट में, प्रथम स्टेट क्या है? एक क्लास बता देता हूं, एक इट्स अ क्लास। और द्वितीय स्टेट में सामंत, यानी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, इनके पास अधिकार है, विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। एक ही शब्द के अलग, मैंने आपको इंग्लिश हिंदी में बताया है। ठीक है। जबकि इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, बट टैक्स इनको देना है। ठीक है। तो विशेषाधिकार जो वर्ग है, इन्हें करों से मुक्ति प्राप्त थी, यानी इनके पास पैसा है बट ये टैक्स नहीं दे रहे। अगर हम इसकी बात करें
अगर हम आम लोगों की बात करें तो इनको टैक्स देना है। चर्च के पास बहुत ज्यादा लैंड है, पादरी को इनसे आय प्राप्त हो रही है। दूसरी तरफ किसान, जो चर्च जो है किसानों पर टिथ नामक या टाइथ नामक कर भी लगा रहा है, धार्मिक कर है। तो चर्च के पास भी आमदनी है, पूरा सोर्स है, टैक्स नहीं दे रहा। कुलीन वर्ग के पास तो पूरा शासन ही है, बट वो भी टैक्स नहीं दे रहे। सामंत और कुलीन वर्ग भूस्वामी वर्ग थे, किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं। साथ ही सभी प्रकार के प्रशासनिक पद, न्यायिक पद, सैन्य अधिकारियों के जो पद है, इन्हीं कुलीनों से ही भर्ती की जाएगी। नहीं, एक ही तरह के जो कुलीन में है, यानी बाप के बाद बेटा बन गया, बेटा के बाद उसका बेटा बन गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आज के दौर में आईएएस को पकड़ते हैं, क्या होगा जरा सोच के देखिए कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बन सकता है, दूसरा कोई फॉर्म निकलेगा ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं निकलेगा। बस आप चूंकि आईएएस के बेटे हैं, बस आपका सिलेक्शन, आपको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाए। कैसा होगा? जनता खा जाएगी सरकार को आधे घंटे में। लोकतंत्र है, ठीक है। तो इस तरह की सामाजिक विसंगतियां यहाँ पे मौजूद थी कि भाई कोई जो योग्य है उसको कोई काम नहीं, और जो अयोग्य है वो आप पर बैठ के हुक्म जमा रहा है, हुक्म चला रहा है, ठीक है। तो पादरी वर्ग में भी दो अलग अलग क्लास थे। पहला क्लास क्या है? एक बड़े पादरी, बड़े बड़े चर्चों के, और दूसरा जो गांव में बैठे हैं। जैसे कि एक आप मंदिर को समझिए कि भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर, बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर, वहां के पुजारी की बात करें, और आपके गांव में एक छोटा सा, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है, उसका पुजारी, क्या दोनों सेम होंगे? जवाब है नहीं। तो पादरी वर्ग भी उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। उच्च पादरी वर्ग जो है उनको जो टैक्स मिल रहा है वो प्राप्त कर रहे हैं, धार्मिक दान प्राप्त कर रहे हैं, और सुख एकदम लैविश लाइफ जी रहे हैं। जबकि निम्न निम्न पादरी गांव में है, उनकी हालत तो वैसी ही है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने आरंभ में क्रांति का समर्थन किया कि हाँ भाई गलत तो गलत है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं। ये देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था अभी कि ये फर्स्ट और सेकंड है, और इसको थर्ड स्टेट कहा गया। ये थर्ड स्टेट है, ठीक है। जनसाधारण में कौन है? जनसाधारण। तीसरी स्टेट में जनसाधारण शामिल है। फ्रांस की संख्या बहुसंख्यक जनता थी, जो अधिकार विहीन थी, यानी कोई की भी अधिकार नहीं, बस आपको टैक्स देना है, आपको बात माननी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसान मजदूर, एक सेकंड, चलिए। तो इनमें क्या है भाई? इनमें थर्ड स्टेट में कौन कौन आएगा? किसान आएंगे, मजदूर आएंगे, मध्य वर्ग आएंगे। जैसे मध्य वर्ग मतलब लेखक, वकील, शिक्षक, व्यापारी। तो क्रांति तो यही करेंगे ना। तो अगर हम भारत की बात करें तो जितने भी हमारे नेता थे सब मध्य वर्ग थे, है ना। तो यही मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, यानी खाने पीने की दिक्कत नहीं है। लेकिन सामाजिक जो दशा थी, जो प्रिविलेज हासिल है बाकी को, मतलब कुलीन वर्ग को, वो इनको नहीं है। बोला यार टैक्स तो हम दे रहे हैं और हमें ही कोई प्रिविलेज नहीं है। तो बात कुछ हद तक ये भी है कि प्रिविलेज पाने के लिए भी थी। तो व्यापार वाणिज्य में ये वर्ग जो है एक्टिव है, और फ्रांसीसी उपनिवेश के माध्यम से ये धन कमा भी रहा है, यानी व्यापार कर रहा है। जहां जहां फ्रांस ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी, वहां से ये व्यापार कर रहे हैं, तो उससे भी पैसा आ रहा है इनके पास। पैसा आ रहा है, ऋण दे रहे हैं, उससे ब्याज इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोन देके इंटरेस्ट ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, यानी पैसा तो है लेकिन पावर नहीं है। तो कई लोग जो आते हैं ना 1-1 करोड़ की नौकरी छोड़कर, कि पैसा तो खूब कमा लिए भाई, पर यहाँ तो पैसा भी है, पावर भी है आईएएस में। मेन बात तो यही है। जिस दिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 18 घंटे काम करनी है, और कोई भी गलती की तो तुरंत आपके सारे पड़ोस, मतलब आपके रिलेटिव के साथ पूछ तक जाके धन संपत्ति कुर्की कर ली जाएगी, कुछ इस तरह का लॉ आ गया।
तो आईएएस के लिए ढूंढने से भी लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ तो प्रिविलेज पाने के लिए, वो जो कहते हैं ना समाज में नाम, हमारी सोसाइटी ही वैसी इवॉल्व, हम लोग, आप, मैं, सब लोग ऐसे ही इवॉल्व हुई कि सोसाइटी में नाम होगा। तो नाम कैसे होगा? तो आज सरकारी नौकरी है तो भाई 7 पुश्त जो है वो तो उतर गई। ठीक है। तो इस तरह जब वर्ग समाज में विशेषाधिकार मौजूद, जो विशेषाधिकार था उसकी समाप्ति चाह रहा था, या तो हमको मिल जाए या फिर ये प्रिविलेज ही समाप्त हो जाए। और सामाजिक समानता की चाह रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि किसी को मिल रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको प्रिविलेज है, और जो हम टैक्स दे रहे हैं हमें नहीं है, तो भैया प्रिविलेज ही खत्म हो जाए या फिर हमें भी मिले। अब ये भी प्रिविलेज भी ध्यान रखिएगा, प्रिविलेज ऐसा होता है, ऐसे समझिए, सबके पास ऑडी कार हो जाए तो क्या फिर कोई और नया व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मोहित कुमार के घर के जिस एरिया में रहते हैं, वहां पे हर लोगों के पास, सबके पास ऑडी हो जाए, हर व्यक्ति, 5 लोग हैं, पांच पांच ऑडी उनके घर के आगे, हर सबके घर के आगे खड़ी है, तो उनके एरिया में अगर कोई छठा ऑडी कोई खरीद के लाए तो क्या वो प्रिविलेज माना जाएगा? मोहित कुमार? नहीं। सीधी सी बात है। तो प्रिविलेज का मतलब ही है कि भैया, यू नो, वो जो कुछ लोग प्रिविलेज पाने के लिए कहते हैं, रात में लाइन में लगते हैं मोबाइल की शॉप पे, कि देखो हमने रात भर जग कर लाइन में लगकर वो एक मोबाइल, एप्पल गुआवा का मोबाइल ले लिया, ऐसा कुछ, उसको इंस्टाग्राम में लगाते हैं, 1.75 और 10 मिलियन व्यू उनको मिल जाता है। ये प्रिविलेज ही तो चाहना है, ये प्रसिद्धि ही तो है। उल्टे सीधे जो हरकतें होती हैं इंस्टाग्राम में, ये क्यों हो रही है? प्रसिद्धि चाहिए। शॉर्टकट तरीका क्या है? कोई गाली देकर, कोई उल्टे सीधे काम करके, यही तो है। चलो, तो यह एक, जो मैं बता रहा हूं, अगर इसको ढंग से सुनोगे, थोड़ा सा कोप अप कर पाओगे, तो आपकी एसए की तैयारी भी यहीं से ही हो रही है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। बार बार मेरे इस वीडियो को सुनोगे, एसए की चीजें दिमाग में बनने लगेगी। मैं सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, यही कारण है कि मैं कहीं और नहीं पढ़ा रहा हूं। जहां मैं पढ़ा रहा था वहां यही सबसे बड़ी समस्या थी कि सर इतना मत बताओ, 10 घंटे में खत्म कर दो। तो भैया वो चूरन बेचने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ, सीधी सी बात। पढ़ाई हमेशा होलिस्टिक होती है, हर डायमेंशन पे बात हो सकती है। आपको 60% मार्क्स लाके फर्स्ट डिवीजन जो ग्रेजुएशन में करते थे, ये वो एग्जाम है ही नहीं। आपको दूसरे से बेस्ट होना पड़ेगा, और बेस्ट रिटर्न में ही हो सकते हैं, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही ऐड होने हैं आपके, और इंटरव्यू के, यही ना। चलो, तो यह क्या है? समान आर्थिक प्रशासनिक नीति की चाहत रखता है यह वर्ग, समान आर्थिक और प्रशासनिक नीति की, जिसमें कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में भी समानता चाह रहा है, कि भाई कोई कैपेबल है, योग्यता के आधार पे होना चाहिए। पदों में, जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, ना कि भैया मैं, आप मुझे जानते हैं और मैं एक मंत्री हूं, चलो अभिषेक गौतम को आईएएस बना देते हैं, ये वो चीज नहीं होना चाहिए। तो इसने, इसलिए क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया। इसी संदर्भ में कहा भी गया कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई थी। स्वतंत्रता किसी को नहीं चाहिए थी, समानता की बात हो रही है, इक्वालिटी। क्वेश्चन आएगा, इसको अलग से क्वेश्चन को नोट कर लो। फ्रांस में आर्थिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक वर्गों के बीच जो विरोधाभास और तनाव मौजूद है, इसलिए क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी वही कुलीन वर्ग और जो सामाजिक वर्ग है, यानी मध्य वर्ग। ठीक है। मध्य वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न तो था, और वह चाहता था कि उसे भी प्रशासनिक पद पे नियुक्ति मलाई उसे भी मिल जाए, समाज में वो भी सम्मानित हो। भाई आप आईएएस बनिएगा, पूरा गांव अभिषेक गौतम जिंदाबाद, अमर रहे, इस टाइप के नारे लगेंगे। हालांकि अमर रहे वाला नारा गलत है, लेकिन सरकाजम कर दिया मैंने।
वयम किया। ठीक है, चलिए। इसी संदर्भ में कहा गया कि फ्रांस की क्रांति गरीबी गरीबी के कारण नहीं बल्कि संपन्नता के कारण हुई थी, अर्थात मध्य वर्ग की भूमिका को यहाँ पे उद्घाटित किया गया है। किंतु यह भी सत्य है कि क्रांति में निर्धन किसान और मजदूर की भूमिका भी थी, बट इनको नकारा गया। ये बात सबको समझ में आ गई? कुछ दिमाग में चीजें पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन रही होगी, अदरवाइज यस सर नो सर करके छोड़ दीजिएगा आप भी। ठीक है। आर्थिक दशा की बात करें, फ्रांस की आर्थिक दशा कैसी है? तो फ्रांस में चूंकि युद्ध में लगातार वो बना हुआ है, लड़ रहा है, तो युद्ध होगा तो भाई खर्चे भी ज्यादा होंगे। और कोई नवीन सोर्स की तलाश नहीं की गई कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा लो, नई फैक्ट्री लगा लो, ये सब नहीं किया गया। टैक्स बढ़ा लो। पहले अभिषेक गौतम पर 100 रुपए लगता था, अब 1,000 रुपए लग रहा है। कोई सड़क नहीं बनवाएंगे, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगवाएंगे, कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, कोई भय का माहौल है वो खत्म नहीं करेंगे, बस हम सिर्फ टैक्स बढ़ाएंगे। तो ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी या ऐसा देश कितने दिन तक सरवाइव करेगा? सोच के देखो। तो वर्साय का राजमहल जो है राजकोष की लूट का साधन बना हुआ था, यानी राजा का, भाई आज रानी का जन्मदिन है, चलो सबसे टैक्स लिया जाए। अब आप सोचते रह जाओगे, अचानक रानी का टैक्स आ गया, अब रानी की बेटी ने जन्म दिया, उसका भी मुंह दिखाई टैक्स हो गया, चलो। तो अनाप शनाप टैक्स लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, और जनता त्रस्त हो रही है। तो दरअसल विशेषाधिकार के कारण प्रथम और द्वितीय जो स्टेट है, ये संपन्न वर्ग कर से मुक्त था। मैंने कहा टैक्स नहीं दे रहे हैं ये। कुलीन वर्ग जो है, पादरी, ये भी टैक्स ये इम्पोज करने वाले थे, ना कि इन पर आरोप, इन पे नहीं लग रहा था। कर आरोपित करते थे, इम्पोज करते थे, खुद टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो किसान अपनी आय का 80% से ज्यादा टैक्स में दे रहा था, पादरी को, सामंत को। यानी धार्मिक कर और जो प्रशासनिक कर है, दोनों मिला के 80% हो रहा है, यानी 20 रुपए में उससे अपना घर का खर्च चलाना है। कैसे चलाएगा? समय समय पर उन्हें उपहार भी देना पड़ रहा है। तो उत्पादक जो वर्ग था, किसान, शोषण का शिकार था। फ्रांस में व्यय के अनुसार आय का निर्धारण होता है कि भैया खर्चे कितने हैं, पहले खर्च कर दो, बाद में आय देखेंगे। तो मोहित कुमार की तरह हो गया कि भाई 50 रुपए जेब में है और 200 रुपए का हमने समोसा ऑर्डर कर दिया, तो बाकी के 150 रुपए के लिए हमें कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो एकमात्र जो करदाता है वो थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट का मतलब जो मध्य वर्ग है उसी पर ही भी ये सारा बोझ पड़ रहा है, इसीलिए असंतुष्ट था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ्रांस में मौजूद जो आर्थिक विचारक थे, फिजियोक्रेट, नेकर है, तुर्गो है, कैलॉन है, इन लोगों ने कर सुधारों का सुझाव देते हुए विशेषाधिकार वर्ग के अधिकारों को समाप्त करने, कर के दायरे में लाने की बात कही और राजकीय कटौती में बल दिया। यानी कुछ लोग इंटेलेक्चुअल जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ये लोग आए और इन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की। तो फिर लेकिन कोशिश की, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। सुझाव दिया, राजा को सुझाव दिया है इन्होंने, लेकिन ये पूरी तरह से चूंकि राजा पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है। किंतु सामंत और कुलीन वर्ग के दबाव में उन्हें पद से ही हटवा दिया गया। यानी ये तो वही बात हो गई कि आप आईएएस ऑफिसर बने, जनता के भले के लिए आपने काम करना प्रारंभ किया, और कि भैया सड़कें चौड़ी हो जानी चाहिए। ठीक है। सड़कें सड़कें चौड़ी करने के लिए जो आसपास के दुकानदार सड़कों के बीच में जो उन्होंने घेर रखा है, उनको आपने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। वो व्यापारी गण नेता के पास चले गए। नेता को कहा कि भैया अगली बार वोट चाहिए तो सबसे पहले इसको हटाओ। आपका ट्रांसफर हो गया, आप सस्पेंड हो गए। अगली बार से ये काम करोगे? क्रांति का भूत और सोसाइटी को रिफॉर्म करने का भूत सवार होगा। लिख के देता हूं, 1 से 2 बार हुआ, तीसरी बार अपने आप लाइन पे आ जाओगे कि नहीं भैया बहुत हो गया ट्रांसफर, अब हम भी कमाते हैं, चलो। और अगर लड़ने का वाकई में अंदर से है कि नहीं भैया हम अशोक खेमका की तरह ही काम करेंगे, 50 बार ट्रांसफर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सानू की फर्क पैदा। अगर ये इस तरह की आइडियोलॉजी लेके चलोगे तभी काम कर पाओगे।
तो इनको हटवा दिया गया। अब आर्थिक कठिनाई फिर से बढ़ने लगी, क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। फ्रांस का जो समाज है वो है सामंती ढांचा है। सामंत का मतलब एक राजा है, इनके नीचे बहुत सारे सामंत है, इसी के सहयोग से वो अपना शासन यहाँ पे जो किंग है वो चला रहा है। ये फ्यूडल है। ठीक है। तो आर्थिक शक्ति किसके पास में है? मध्य वर्ग के पास में। तो समाज में परिवर्तन की इच्छा, और मध्य वर्ग क्या चाहता है कि भैया समाज में परिवर्तन हो। किस प्रकार का परिवर्तन हो? तो विशेषाधिकार वर्ग जो है उनको टैक्स के दायरे में लाया जाए, इनको जो 10 बार सलामी ठोकनी पड़ती है वो सब सारे प्रिविलेज लिए जाए इनसे। तो यह विसंगति समाज फ्रांस के आर्थिक जीवन में एक बड़ी समस्या थी, और यही इसको दूर नहीं किया गया तो क्रांति का कारण बन गई। दार्शनिकों की भूमिका क्या रही? क्रांति ने दार्शनिकों की भूमिका को निर्धारित करने या उन पर कोई निर्णायक टिप्पणी करने से पूर्व ये पहले जान लीजिए कि दार्शनिकों ने कहा क्या है। क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था? तो किसी भी समाज में दार्शनिक डायरेक्ट तलवार लेके लड़ने नहीं निकल पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी में का जो युग है वो प्रबोधन, इनलाइटमेंट का युग है। इनलाइटमेंट हो रहा है। ठीक है, नए नए विचार जन्म ले रहे हैं, मानवतावाद, मानव के लिए तर्क विवेक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ भी सोचिए। जैसे कि बहुत 18वीं सदी तक तो माना यह गया कि जो सूर्य है, सन जो है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि हकीकत में क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। अगर आप मेरे उस द हिंदू का वो देखिएगा जाके, तो उसमें एक सन के अराउंड पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। ठीक है। चलिए, अगर देखा होगा, किसी ने गौर किया होगा तो ये मानव के तर्क विवेक, स्वतंत्रता, समानता, मानवीय अधिकार पर बल दिया जा रहा है। वॉल्टेयर ने तर्कपूर्ण तरीके से चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया, स्पष्ट किया कि चर्च ने भी लोगों का शोषण ही किया है। क्यों? पाप मोचन पत्र बेच रहे हैं भाई। पाप मोचन पत्र का मतलब क्या था? कि आप, मोहित कुमार ने एक बुरा काम किया, उनका मन में गिल्ट आया कि नहीं यार मैंने गलत किया, मैंने किसी बच्चे से ट्रॉफी छीन ली है, गिल्ट आया। तो अब इस गिल्ट को दूर कैसे किया जाएगा? भैया कल को ऊपर में जाके ऊपर वाले को मुंह भी दिखाना है, तो पादरी के पास गए, क्या होना चाहिए, मैंने ये काम कर दिया है। तो ऐसा करो यार, 50 रुपया हमको दे दो, तुमको हम एक पत्र दे देते हैं। वो पत्र तुमको मैंने दिया, मतलब ईश्वर ने दिया, यानी तुमको अब स्वर्ग का द्वार मिल गया। कुछ इस तरह की बातें, वाहियात बातें। माना जा रहा था कि पृथ्वी, पहले माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की और चारों ओर घूम रही है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, हम पृथ्वी केंद्र में, जबकि सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र पे है। तो ये कब होगा? क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल उठाएगा तो गर्दन कटेगा। तो यही चीज यहां पे किया गया कि चर्च जो भी उल्टे सीधे काम कर रहा था, लाइविश लाइव जी रहा। चर्च में कौन? पोप है, तो पोप यानी संत, संत हैं या पोप हैं, तो धार्मिक व्यक्ति और उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। लेकिन आम लोगों के शोषण का वो केंद्र बन गए थे उस वक्त। ठीक है। इसी क्रम में कहा गया कि एक ही ईसाई बचा था जिसे सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी ईसा मसीह की बात हो रही है। वही तो ईसाई थे, बाकी सब तो टाइम पास है। इसी निरंकुश राष्ट्रतंत्र पर चोट करते हुए इंग्लैंड ने संवैधानिक राष्ट्रतंत्र का समर्थन किया था, और ये तो 1215 में ही हो गया, जिसको हम लोग मील का पत्थर कहते हैं। कौन सा? जब राजा को कहा गया कि आप अपनी हद में रहिए, अब संसद ही डिसीजन लेगी शासन व्यवस्था में। अब मॉन्टेस्क्यू आएंगे, ये मानव स्वतंत्रता पर बल देकर निरंकुश राजतंत्र की आलोचना करेंगे, और मानवाधिकारों की शक्ति, मानवाधिकारों के लिए शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, यानी पावर ऑफ सेपरेशन। हमारे संविधान में भी एक कानून, एक
जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, ये कानून बनाएगा। एक एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये कानून को फॉलो करेगा। और जुडिशरी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग होंगी, और ये देखेंगे कानून का पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो ये नारा लगा दिया जाता है कि भाई शासन व्यवस्था जो है निरंकुश हो गई है, या हम अपने जो प्रधानमंत्री को निरंकुश क्या देते हैं, हिटलर क्या देते हैं। भैया, हिटलर के मुंह पे कोई गाली देकर जीवित नहीं रह सकता था। ये छोटी सी बात समझ लीजिए। 15 सेकंड लगेगा वो, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड आप गायब हो जाओगे। आपका अस्तित्व तो कभी था कि नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। हिटलर का मतलब ये होता है। आप हिटलर कह रहे हैं, वेरी गुड, जबकि चुन के आप ही ने भेजा है। आपका मतलब लोगों ने भेजा है। तो इसी तरह से रूसों ने असमानता पर चोट की, स्वतंत्रता, असमानता और बंधुत्व पर बल दिया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा है ये। कहा कि मानव जन्म से अच्छा है, किंतु सभ्यता और संस्थाओं ने उसका पतन कर दिया। यानी कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जैसे आज की राज्य की बात की जाए, तो आप टैक्स देते रहिए तो आप अच्छे नागरिक हैं, आप कानून का पालन कीजिए तो अच्छे नागरिक हैं। बगल में कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, आप लोग खाना ना देने जाओ, आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए जरा सा। तो ये राज्य का नेचर हो जाता है उसी, और उसे प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। यानी राज्य ने क्या किया है, मानव को उसके प्राकृतिक अधिकार, यानी मनुष्य, रूसो ने भी कहा ना कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन अभी वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी राज्य का कानून, स्टेट का कानून, परिवार का नियम, सोसाइटी का नियम, इससे शादी नहीं कर सकते, उस ये काम नहीं कर सकते, उस दूसरे धर्म में धार्मिक स्थलों पे नहीं जा सकते। तमाम तरह के बंधन ही तो है, और क्या है ये। तो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में लौटना चाहिए, जहां कोई असमानता नहीं थी, यानी कोई इनइक्वालिटी नहीं थी। उसके लिए राज्य का पतन करना पड़ेगा, राज्य के नामक संस्था को समाप्त करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। इसी संदर्भ में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो रूसों ने मानव को बंधन मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। तो बंधन मतलब, यहाँ बंधन क्या है, राज्य का कानून, चर्च का कानून, सोसाइटी का कानून, परिवार का कानून। समझ में आ रही है। तो ये हयार मतलब, मेरे समझ से ये बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ये आदर्श है। इट नेवर कैन बी अचीव। क्योंकि एक देश से दूसरे देश फिर चले जाइए, तो भैया दूसरे देश जाने के लिए तो वीजा लगेगा ना। ऐसे तो आप इलीगल होंगे, इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे, जेल में भर दिए जाएंगे, है ना। चलिए, दार्शनिक विचारों के आलोक में क्रांति में उनकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन ही है। तो इन दार्शनिकों ने स्पष्ट रूप से कभी भी क्रांति की तो बात नहीं की, भैया क्रांति कर दो, सत्ता में परिवर्तन कर दो, राजा को रिप्लेस कर दो, इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन पेट्रोनाइज जरूर किया, आपके अंदर असंतोष को और उसकी परसेंटेज को बढ़ा दिया। आपके अंदर 20% था, उसको 80% ले गए। 100% हो गया, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। दार्शनिकों ने जो विचार प्रस्तुत किए वो तात्कालिक परिस्थितियों से ऑपरेशनलाइज थे, चल रहे थे, मतलब कि परिचालित। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में मौजूद थी, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। निरंकुश राजतंत्र, सामंत और कुलीनों के माध्यम से शासन चलाया जा रहा था। जन समस्याओं की कोई समझ उनको थी नहीं, क्योंकि ऊपर से थोप दिए जा रहे हैं। ठीक है, अकुशल वित्तीय घाटे से राजकोष, लगातार घाटे का वित्त व्यवस्था, घाटे पे घाटा हो रहा है, और उस घाटे को पूरा करने के लिए और मार्केट से कर्ज लीजिए, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। तो जनता पर बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ समाज विशेषाधिकार और अधिकार विहीन, दोनों में सोसाइटी बटी हुई है। तो पादरी और सामंत जो है, विशेषाधिकार, इनके पास प्रिविलेज है, इनको टैक्स देना नहीं है, और इनको ये टैक्स जो है, ये टैक्स के दायरे से बाहर है। एकमात्र करदाता जो है जनसाधारण है। इसीलिए फ्रांस में असंतोष व्याप्त है। तो दार्शनिकों ने फ्रांसीसी समाज का आईना लोगों के समक्ष रखा कि देखो भैया सोसाइटी कैसी है, ये फ्लॉस है, इसको उजागर किया। यानी कि निरंकुश जो शासन है, भ्रष्ट जो चर्च व्यवस्था है, सामंती शोषण है, उसकी स्थिति को उन्होंने लोगों के सामने रखा। अवेयर नहीं थी, अवेयर कर दिया कि देखो यार तुम्हारा शोषण हो रहा है, और लोगों को मुक्ति के लिए प्रेरित किया। तो क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा?
जवाब है नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि निष्कर्ष था, दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति का आह्वान नहीं किया, बल्कि फ्रांस की जो दशाओं को उजागर करके क्रांति की मानसिक चेतना यानी बैकग्राउंड तैयार कर दिया। क्रांति का मूल जो है फ्रांसीसी सरकार में दोष में नहीं था। अगर वो दोष समाप्त तो हो जाता तो समस्या ही समाप्त, कोई क्रांति नहीं होती। ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताइए। इसको आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। कोई दिक्कत परेशानी? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि 26 तारीख के टेस्ट के लिए आपको समय मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अभी नहीं करते हैं। 6 टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा यहीं पे आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो वहां से भी लोगों को पता चल जाएगा। 26 तारीख को टेस्ट है, ठीक है? तो ये हम उसके लिए आपको पीवाईक्यू पे ही फोकस कीजिए, कुछ मत पढ़िए, बस पीवाईक्यू। एकदम साफ सीधी लाइन, नो बकवास। क्लियर है सभी को? और ये पहला टेस्ट ओपन फॉर ऑल रहेगा, तो कोई भी इसको इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो लोग एग्जाम मतलब मेंटरशिप की क्लास में हैं, एडमिशन ले चुके हैं वो भी, और जो नहीं लिए हैं वो भी, मतलब ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए है। क्लियर है? 9 से 12 टेस्ट होना है। समय रहेगा 9 से 12। GS1 रहेगा, ठीक है? देखिएगा उस पेपर को, उस टेस्ट को मिला के देखिएगा यूपीएससी में जो 22 अगस्त को होने वाला है। 22 अगस्त है ना? मेंस का डेट क्या है? 22 अगस्त है ना? तो 22 अगस्त को जो टेस्ट होगा पहला, मतलब 22, 23 अगस्त, 24 अगस्त को जब भी होना है उनका, मतलब GS1 जब भी होगा, अभी तो टाइम टेबल नहीं आया है। आप देख लीजिएगा, मिला के देखिएगा कितने क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चन को कर पाने में सक्षम है या नहीं है। क्लियर है सभी को? चलो, आज के लिए इतना ही। और जो भी अब किसी का क्वेश्चन है, तो हम उस डाउट सेशन जो है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये डाउट सेशन भी आप लोग, माइक मैं ओपन कर दे रहा हूं, आप लोग बोल के पूछिए, ताकि मैं संवाद में ज्यादा बिलीव रखता हूं कि भाई आपके जो डाउट है वो मैं ले पाऊं, ठीक है? शिवांगी जी, ओनली फॉर यस या नो बोल के बात खत्म कीजिए, या फिर आप लिख के भी दे सकते हैं। कोई डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ठीक। डिम्पल जी, गुलफ्शा जी, ज्योति जी, मयंक जी, मोहित कुमार, आरती जी, नो। अभिषेक गौतम, किसी को डाउट नहीं? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।